हाँ भाई, कितनी देर रहेगा वो मुझे भी नहीं पता क्योंकि लाइट जाती है इसके बाद रहता नहीं है लगभग। खैर छोड़ो, अपन पढ़ रहे वो कुंभा पढ़ रहे, ठीक है। स्टार्टिंग हुआ है वो मोकल हुआ है, मोकल को मार दिया। और मोकल को मारने वाला कौन है? अच्छा, मोकल को मारने वाला रणमल है, उसका क्या लगेगा मोकल का? जी जी, कहाँ से लगेगा? ऐसे उठपटांग रिश्ते मत बनाओ, ठीक है। आंसा भाई कंफ्यूजन में पड़ जाएगी कि मैं क्या लगती हूँ साली हो। हाँ, क्या लगेगा? मामा लगेगा, ठीक है। तो मामे ने भाणजे का वध करवाया। हमेशा बाणेज मामे के मूले होते हैं। बाणेज होता है वो मामा का मूले में होता है। जैसे कृष्ण है वो बाणेज था, उसने मामा का वध किया था, ठीक है। तो हमेशा बाणेज होता है वो मामा का नुकसान करता है। पहली बार मामा ने बाणेज का वध कर दिया, ध्यान रख लीजिएगा, मतलब मरवा दिया। और स्पेशली मरवा दिया तो इतनी ज्यादा समझ नहीं है, उस समय कुंभा शासक बना, ठीक है। नियति ने उसके साथ क्रूर विश्वासघात किया। उसके पिता की वो युद्ध में ही डेथ हो गई, युद्ध से पहले ही डेथ हो गई है। तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि इसको थोड़ी सी ज्यादा संवेदनाएं दी थी या फिर ज्यादा कार्यभार की शक्ति दी थी। जब भी कभी लगे कि नियति आपके साथ क्रूर खेल खेल रही है तो इसका मतलब क्षमताएं आपको ज्यादा देगी, भगवान स्पेशली क्षमताएं ज्यादा देगा, ठीक है। देखो, आपको अमीर घर में पैदा नहीं किया ठीक है, तो भगवान ने आपको असीम मेहनत करने की शक्ति दी है, ठीक है। बहुत ज्यादा साहस दिया है आपको कि किसी भी परिस्थिति में भले कपड़े नहीं मिले तो भी आप जी सकते हो, ठीक है। अगर अनिल अंबानी के बेटे को ऐसे क्या होता तो वो आत्महत्या कर लेता, अपन फिर भी आत्महत्या नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, जब भी कभी सुविधाएं नहीं मिले तो इसका मतलब भगवान ने आपको साहस बहुत ज्यादा दिया, लड़ना बहुत ज्यादा सिखाया, परिस्थितियों में लड़ना बहुत ज्यादा सिखाया। तो परिस्थितियों में लड़ना ही है, एकमात्र विकल्प यही है अपने पास में, ठीक है। क्योंकि कुछ ऐसा लेकर तो पैदा हुए है नहीं, बाप के हजारों करोड़ की संपत्ति है नहीं। तो ऐसी कंडीशन में स्वाभाविक है कि इस कंडीशन में खोने के लिए आपके पास वैसे ही कुछ नहीं है, तो जो है उसका 100% दीजिए और आगे बढ़ने की सिंपल में कोशिश कीजिए, ठीक है। एक कोशिश ही है जो आपके पास है, एक मेहनती शस्त्र है जो आपके पास है, बाकी कुछ भी नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। सेम टू सेम इस कुंभा के पास भी यही है कि केवल मेहनत है। चारों ओर दुश्मन शत्रु से घिरे हुए, रणमल खुद उसका मामा है, वो रेगुलर अटैक कर रहा है, यहाँ शस्त्र अपने राज्य को हड़पने की कोशिश कर रहा है। इधर से उसके बाप का बाप है वो मालवा से युद्ध चालू कर गया, लड़कियों को इधर उधर से लाके बुंदी सेन वगैरह सारों से युद्ध शुरू कर गया, ठीक है। तो चारों तरफ शत्रु है और ऐसी कंडीशन में जैसे ही सिंहासन पर बैठता है 3-4 तो युद्ध हो जाते हैं। एक तो युद्ध होता है वो सारंगपुर का युद्ध होता है, मालवा के एक आपके स्पेशली राजा था। मालवा का राजा कौन बताया था कुंभा के समय? महमूद खिलजी फर्स्ट पहली बार आता है और कहा जाता है कुंभा उसको पराजित कर देता है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। जैसे कुंभा पराजित कर देता है तो वो अपने साढ़े साहब के पास जाता है, जिया जी के पास में, ऐसे अलग अलग जाता रहता है, ठीक है। और एक तो नागौर के राजा को युद्ध करने के लिए लाता है, एक गुजरात के राजा को युद्ध करने के लिए लाता है। गुजरात का राजा कुतुब शाह, दोनों संधि भी करते हैं। संधि कौन सी बताई थी? चंपानेर, ठीक है। एक कौन सी तरफ से आक्रमण करने वाला था? एक पूरब, ठीक है। फिर मेवाड़ को आधा आधा बांटने भी वाले थे, ठीक है। टाइम से कभी पहुंचते नहीं है और इस कारण मेवाड़ पूरा पूरा रह जाता है। अगर ये शायद टाइम से पहुंच जाते तो कुंभा के काल में संकट आ सकता था, ठीक है। तो कहा जाता है कुंभा एक तरफ युद्ध भी संभाल रहा है, बहुत भीषण संघर्ष है उसके काल में, रेगुलर युद्ध पे उलझा हुआ है। और मालवा का महमूद खिलजी है वो तो दूरी दताड़ो लेन बैठो रखना बिना बदले, ठीक है। ध्यान रख लीजिएगा कि मतलब पर डे अटैक करने वाला शासक है वो सारंगपुर का या आपके स्पेशली मालवा का महमूद खिलजी है। रोज के प्लानिंग बना रहा है इस मेवाड़ को हस्तगत करने की, मेवाड़ को अपने अधीन करने के लिए और मेवाड़ को बिल्कुल बर्बाद करने के लिए रोज की प्लानिंग बना रहा है, ठीक है। ये मालवा वाला को पाकिस्तान जैसा है और अपना कुंभा वो इंडिया जैसा है, बहुत धैर्यवान है, कभी कभी जवाब देता है वगैरह करता है, ठीक है। लेकिन हमेशा इंडिया जीतता है, ये भी आपकी जीत ही रहा है, ध्यान रख लीजिएगा। बीच बीच में कभी कभी कुंभा फ्री हो जाता है, जब ये तैयारी कर रहा होता है मालवा का शासक महमूद खिलजी युद्ध की स्पेशल तैयारी कर रहा होता है और युद्ध नहीं हो रहा होता, उस बीच कुंभा फ्री हो जाता है, ठीक है। ध्यान रख लीजिएगा। और जैसे ही कुंभा फ्री हो जाता है तो उसके दिमाग में आता है कब करूं क्या, साला किसी किसी के दिमाग ऐसा ही चलता रहता है, ठीक है। उनको फ्री बैठना पसंद नहीं होता है, हमेशा सोचते हैं कि अब कुछ नया करें और वो अक्सर कोशिश करते ही रहते हैं। तो कुंभा भी सोच रहा है मैं अब करूं क्या, ठीक है। कहा जाता है कि डिजाइनर को बुलाता है अलग अलग और उसका मेन डिजाइनर मैंने बताया था आर्किटेक्ट मंडन, कौन है? मंडन। और मंडन को क्या था कि दुर्ग बना, क्या बना? दुर्ग बना, ठीक है। कितना दुर्ग बना था मंडन? अरे मंडन पूरे कितना दुर्ग बना था? 32। कितना बना था? 32 बना था, ध्यान रख लीजिएगा। ये 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग बनाए थे मंडन ने या कुंभा ने, ये बात कही किसने है? अरे किसने कही?
हाँ, उस राइटर का नाम याद रखना है, श्यामल दास। कौन सा राइटर है? श्यामल दास। ठीक है, आगे आएगा सज्जन सिंह के समय आएगा, वो ध्यान रख लीजिएगा। वीर विनोद नामक एक ग्रंथ लिखता है। वीर विनोद उदयपुर में लिखा गया, मेवाड़ की राजनीतिक व्यवस्था पर लिखा हुआ है। मेवाड़ के स्टार्टिंग से जितने भी राजा हुए उन सबका वर्णन वीर विनोद ग्रंथ में किया गया। तो ध्यान रख लीजिएगा, वो वीर विनोद राजा है, वो आपके वीर विनोद ग्रंथ का राइटर है श्यामल दास दत्तवाड़िया। ये कहता है वो कई सारे दुर्ग बनाता था, जिसमें अचलगढ़ है, बसंतगढ़ है, मचानगढ़ है, कुंभलगढ़ है, बोमट दुर्ग। बोमट अपना उदयपुर में ही है, भील प्रदेश बोमट। ठीक है, तो उसमें भी दुर्ग बना देता है, ऐसे कई सारे दुर्ग बना देता है, ध्यान रख लीजिएगा। ये सारे अपने दुर्ग में बने हुए हैं। फिर कहा जाता है कि इनमें स्पेशल कुछ कंस्ट्रक्शन और करता है, जिसमें विजय स्तंभ बनाता है, जैन स्तंभ, कीर्ति स्तंभ है उसकी भी डिजाइन देता है, और उसको जैन जीजा बघेरवाल बनाता है। तो ऐसे कुछ और निर्माण कार्य मंडन है वो करवा देता है, इनकी सारी आर्किटेक्ट मतलब डिजाइनिंग दे देता है। जैसे ही डिजाइनिंग दे देता है, कुंभा काम पर लगा देता है मजदूरों को। ठीक है, उधर युद्ध भी चल रहे हैं, नेक्स्ट कुंभा इनका काम भी कर रहा है, तो यहाँ पर निर्माण कार्य भी हो रहे हैं। तो देखो, हर राजा हुआ उसने केवल और केवल युद्ध हुए किए, ये युद्ध भी कर रहा है, साथ साथ में निर्माण कार्य भी कर रहा है। ठीक है, इतना दिमाग लगा ही रहा है। बीच बीच में कभी कभी रात को ये फ्री हो जाता है कि भाई दिन को निर्माण कार्य करने थे वो भी देख लिए, युद्ध भी देख लिए, रात को फ्री है, तो तब इसके मन में चुल मची रहती है, अब करूं क्या साला, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि ये किताबें लिखने बैठ जाता है। क्या लिखने बैठ जाता है? या फिर सारे दरबारियों को स्पेशली बुलाता है और कहता है कि तुम भी कुछ लिखो, तुम भी कुछ रचना करो, तुम भी कुछ रचना करो। यूं उसने अपने दरबारी बनाए रखे कई सारे, जो लिखने में माहिर थे। लिखने में माहिर का मतलब पाठ नकल करने वाले नहीं, ठीक है, अपन तो पाठ नकल करने वाले यूं समझ लेते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। जो वास्तविक चीजें लिखने में माहिर थे, ठीक है, ग्रंथ लिखने में माहिर थे, ऐसे कुछ व्यक्तियों को बुलाता है। और ये सारे सारे व्यक्ति आपके, वो आपके इस नाम से स्पेशली, एक तो मंडन है, एक मंडन का खुद का बेटा, नाम कौन सा है? गोविंद। ठीक है, गोविंद भगवान का नाम है, तो भगवान पर अपन जल चढ़ाते हैं, उसको उदक कहते हैं। उससे उद्योदर धारिणी थी 10 है। ग्रंथ कौन सा था? द्वार दीपिका। कौन सा था? और ये कैसे था? वो कलश निधि या कला निधि ग्रंथ है। ठीक है, कला निधि स्पेशली कलश स्थापना से संबंधित है। द्वार दीपिका जो ग्रंथ है वो स्पेशली आपके ये पूजा पद्धति से संबंधित है। एक और ग्रंथ है जिसको उद्योदर धारिणी कहते हैं। ठीक है, ये उद्योदर धारिणी ग्रंथ है, वो भी इसी तरह के श्लोक वगैरह उसमें लिखे गए, ध्यान रख लीजिएगा। एक और मंडन, उसको सारे मंडन वाले ग्रंथ लिखवा देता है। एक देवमंडन। देवमंडन किससे संबंधित था? देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा वगैरह से संबंधित। ठीक है, देव मूर्ति मंडन है, वो मूर्तियां बनाने से संबंधित था। रूप मंडन है, वो मूर्तियों का फेस बनाने से संबंधित था, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, एक वास्तु मंडन है, वो घरों के वास्तु करते हैं, ठीक है, यानी घर बनाते, उससे संबंधित है, उसकी डिजाइनिंग से संबंधित है। एक वास्तुसार है, ये मूर्त से संबंधित है। इस तरह से सारे ग्रंथ लिखवा देता है। किसके पास ग्रंथ लिखवाता है? मंडन के पास में। इस गोविंद का एक छोटा भाई और था, नाथा, ध्यान रख लीजिएगा। तो नाथा को भी वो बुला लेता है और कहा जाता है तू भी कुछ ग्रंथ लिख। तो ये एक ग्रंथ लिखता है जिसको ये कहा जाता है, नाम कौन सा भी आपके? वास्तु मंजन। ये भी बहुत आता है, ये वास्तु मंडन और वास्तु सार आता है, ये मंडन के। ठीक है, एक और शब्द आता है, वो ये आता है, नाम कौन सा भी आपके? वास्तु मंजरी। तो वास्तु मंजरी जब आएगा तो वो आपके इसका है, किसका है? नाथा का। किसका है? नाथा। तो एक तो मंडन याद रखना है, एक गोविंद याद रखना है, एक नाथा याद रखना है। और नाथा में नाव शब्द से याद रखना है, ना से तो नाथा है, व से एक ग्रंथ है इसका, जिसको आपके कहा जाएगा वो वास्तु मंजरी कहा जाएगा। ठीक है, वास्तु मंजरी में भी स्पेशल ये घर के बारे में, उनकी डिजाइन और नक्शों के बारे में ध्यान रख लीजिएगा। एक और कवि है, कवि का नाम क्या भी आपके? मेहा। इसको कहता है तू अलग अलग जितने भी भारत में तीर्थ स्थान है उनके बारे में एक ग्रंथ लिख। तो ये एक ग्रंथ लिखता है जिसका नाम ये है, नाम कौन सा भी आपके? तीर्थमाला। और कहा जाता है कि इसमें टोटल भारत के कितना मंदिर बताए गए? 120। ठीक है, वो कैसे कैसे किसी को यात्रा करनी चाहिए उसके बारे में सारा ग्रंथ है, ध्यान रख लीजिएगा। अपन जाते हैं यहाँ से बद्रीनाथ जाता होता है, सिर्फ बद्रीनाथ ही जाते हैं, बीच में कोई भी मंदिर आता है तो उसको छोड़ देते हैं। इसने एक लाइन वाइज बांट रखे गूगल मैप की तरफ और कह रखा है कि स्पेशली ऐसे जो भी है मंदिर, उनको अगर इसी लाइन से जाया जाए तो सारे के सारे मंदिर है वो एक ही लाइन में आएंगे, मतलब सारों की यात्रा हो सकती है। उसी को कहा जाता है तीर्थमाला ग्रंथ कहा जाता है। एक और शानदार कवि लाया ये, इसका नाम है सकल कीर्ति। कौन सा नाम है? सकल कीर्ति। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और इसने कहा जाता है टोटल 36 ग्रंथ लिखे थे, उसमें से कुछ संस्कृत में थे, लगभग 28 ग्रंथ संस्कृत में और बाकी 8 ग्रंथ है वो आपके स्पेशली हिंदी में। ठीक है, तो सकल कीर्ति एक ऐसा विद्वान है जो उस समय हिंदी भी जानता था, जो उस समय संस्कृत भी जानता था, आपके ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, और ये कुंभा के दरबार में रहने वाला है, उसने टोटल 36 आपके ग्रंथ लिखे हैं। तो ये एक सकल कीर्ति और है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे कुछ वो जैन विद्वानों को भी बुलाता है। अपने वाले विद्वान खतरनाक थे,
अपने वाले विद्वान जब भी जाते थे तो 2-3 बातें करते थे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। जैसे ही वो बुलाना था तो अपने वाले सारे भैरव जी के पुजारी होते थे या फिर किसी और देवता के पुजारी होते थे, और जाते ही जाते 2-3 चीजें ही मांगते थे। भैरव जी के लिए क्या चढ़ेगा? अरे भैरव जी के लिए क्या चढ़ेगा? हाँ, शराब चढ़ेगी। और क्या चढ़ेगा? शराब के साथ और क्या चाहिए? बकरा चाहिए, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो अपने वाला जो भी आता था वो 2-3 चीजें ही मांग करता था। एक तो बकरा नहीं मिले तो मुर्गा लाओ, ठीक है राजा जी, कोई बात विवाद नहीं, कोई नॉलेज नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। अपने वाले सारे के सारे बाबे होते हैं वो इसी तरह होते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। तो उसने सात्विक बाबों को बुलाया, जो कुछ जानते हो, को जो कुछ लिख सके, ऐसे बाबों को उसने बुलाया। तो हाईएस्ट अगर बाबे रहे हैं किसी के दरबार में, जैन बाबे रहे, तो वो आपके इसी के दरबार में रहे। किसके दरबार में? कुंभा के दरबार में, ठीक है। मैंने कई सारे बाबे यहाँ पर लिख रखे होंगे। एक लिख रखा ये नाम है, नाम कौन सा भैया आपके? सोम सुंदर, मुनि सुंदर, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। भुवन कीर्ति एक और नाम है। ये सारे नाम पढ़ोगे तो भी आपको लग जाएंगे कि भाई ये जो भी बाबे हैं वो आपके मुनि सुंदर, सोम सुंदर वगैरह जो भी, जिसके पीछे भी एंड में सुंदर लगता है, वो सारे इसी के दरबार में थे स्पेशली। और कहा जाता कि आपके थे वो कुंभा के दरबार में थे। 3-4 ऐसे राइटर याद रखने जो आपके जैन है स्पेशली लगेगा। देखिए, उद्योतन सूर्य एक नाम है, जिसके पीछे एंड में सूर्य लगता है, वो आपके जैन ही होता है। तो उद्योतन सूर्य है। इसके बाद और कौन सा सूर्य आपको याद आता है? पहले का पढ़ा हुआ और कौन सा सूर्य है जो आपको याद आता है, ये पूछ रहा हूं मैं आपको। मुनि जिन विजय सूर्य, ठीक है, हीर विजय सूर्य, ऐसे नाम और मिलेंगे आपको, ध्यान रख लीजिएगा। तो उद्योतन सूर्य वो तो कुंभा से बहुत पहले का, 8वीं शताब्दी का है। कुंभा वो अपने 1500 ईस्वी के आसपास का है, 1437 में उसने युद्ध कर रहा है, ठीक है। तो एक तो उद्योतन सूर्य उसके दरबार में नहीं था, जैन विद्वान, ध्यान रख लीजिएगा। एक मुनि जिन विजय सूर्य और नाम है, ठीक है, वो भी कुंभा के दरबार में नहीं है। वो स्पेशली भारत जब स्वतंत्र हुआ तब का लेखक है, और उसने सिरोही के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो 2 चीजें आपको याद रखनी है, जिन विजय सूर्य और उद्योतन सूर्य, 2 कुंभा के दरबार में नहीं है। बाकी जितने भी सूर्य और सुंदर नाम वाले राइटर आते हैं वो सारे इसी के दरबार में, स्पेशली किसके दरबार में? आपके कुंभा के दरबार में, ठीक है। तो ये हो जाते हैं सारे आपके स्पेशली ये 2-3 राइटर जो जैन है, ध्यान रख लीजिएगा। ये टिल्ला भट्ट एक अतिरिक्त है, ठीक है। बाकी इसके दरबार में कुछ और राइटर भी थे, जिसमें से एक का नाम था वो ये था, नाम कौन सा भी आपके? कान्हा व्यास। एक और नाम था वो ये था, नाम कौन सा आपके? सारंग व्यास, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और कहा जाता है कि ये सारंग व्यास जो है वो बहुत अच्छा स से संगीत जानता था, तो कुंभा ने इसको अपना संगीत गुरु बनाया था। इसी का बेटा था वो कान्हा व्यास था, और इसने कहा जाता है एक ग्रंथ लिखा था, उसको कहा जाता है एकलिंगनाथ महात्म्य नामक ग्रंथ लिखा था। ये भी सारे तीर्थों पर स्थित है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। एक और उसका गुरु था, इसको ये कहा जाता है हीरानंद कहा जाता है, और ये इसका कुल गुरु था, मतलब पुरोहित का काम करता था कुंभा के, ठीक है। तो कभी भी आ जाए निम्न में से कौन सा कुंभा के दरबार में विद्वान नहीं था, तो ये टिल्ला भट्ट है, सोम सुंदर है, मुनि सुंदर है, और एक जैन विद्वान और है, कौन सा भी आपके? भुवन कीर्ति। कौन कौन से 2 नाम जैन वाले बताए जो इसके दरबार में नहीं है? एक तो ये मैंने बता दिया जो हमेशा ऑप्शन में आता, नाम कौन सा? उद्योतन सूर्य। और एक और नाम मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, वो भी इसके दरबार में नहीं है, उसका नाम कौन सा भी आपके? मुनि जिन विजय सूर्य, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये 2 नाम इसके दरबार में नहीं मिलेंगे, बाकी सारे के सारे मिलेंगे। 3 और आपको याद रखना है, एक तो कौन सा व्यास याद रखना है? कान्हा व्यास। एक कौन सा व्यास याद रखना है? सारंग व्यास। और एक हीरानंद। ये दोनों बाप बेटे हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और इसमें कहा जाता है कि ये स बड़ा है वो तो संगीत गुरु है, हीरानंद है वो इसका कुल गुरु या पुरोहित है, और कान्हा व्यास है वो एक राइटर है, छोटा बच्चा है, और उसने एक ग्रंथ लिखा है, उसका नाम कौन सा भी है आपके? एकलिंगनाथ महात्म्य है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे इतना सारा कर देता था, सबसे पहले युद्ध करता था, फिर नेक्स्ट आगे कुछ मंदिर दुर्ग वगैरह भी कुंभा बनाता था। अगर टाइम मिल जाता था तो सारों को इकट्ठा करता था, तो और सारों को इकट्ठा करके फिर वो क्या करता था, तो स्पेशली कहा जाता है कि वो उनसे रचनाएं लिखवाता था, उनसे संगीत सीखता था, ठीक है। अगर फिर भी बाई चांस कुंभा के काल में टाइम फ्री बच जाता था तो कुंभा खुद लिखने बैठ जाता था, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और कहा जाता है कुंभा क्या लिखता था, एक तो नाटक लिखता था, एक और ग्रंथ लिखता था। उसने कहा जाता है 4 भाषाएं सीखी थी नाटक लिखने के लिए। कितनी भाषाएं? 4। और ये सारी भाषाएं मैंने लिखी है आपके, स्पेशली यही है। एक पहली भाषा उसने सीखी थी वो अपने वाली खुदवाड़ी सीखी थी। खुदवाड़ी कौन सी है भी आपके? मेवाड़ी। एक यहाँ पर फेमस भाषा चलती थी वो सीखी थी, नाम कौन सा भी आपके? संस्कृत, ठीक है। 2 भाषाएं की होगी। एक बार वो दक्षिण भारत में गया था, ठीक है। दक्षिण भारत में इसलिए गया था कि यहाँ के जो सिसोदिया वंश के लोग थे वो कुछ दक्षिण भारत में ही रहते थे। दक्षिण भारत में का मतलब मुंबई में रहते थे, तो मुंबई वो गया था, वहां से उसने एक भाषा सीखी थी, नाम कौन सा भी आपके?
मराठी। और मुंबई के जस्ट नीचे कर्नाटक पड़ता है, तो वहां से एक भाषा सीखी थी, उसको कौन सी भाषा कहा जाता है भाई आपके? कन्नड़। देखो अपन जिंदगी में केवल और केवल एक ही काम होता है, कौन सा काम होता है? पढ़ने का, ठीक है। फिर भी हिंदी से इंग्लिश आ जाती है, सरेंडर कर देते हैं, बस नहीं आएगा, ध्यान रख लीजिएगा। कुंभा युद्ध कर रहा, इसके बाद में देखो ये सारी चीजें बनवा रहा है, इसके बाद में उसके दरबारियों से मिल रहा है, और इसके बाद भी उसके पास इतना टाइम है, वो कितनी भाषाएं सीख सकता है? 4 भाषाएं सीख सकता है, और ऐसी सीख सकता है कि उसमें कुछ लिख सके, ठीक है। अपन ऐसी सीखते हैं कि एक सेंटेंस नहीं बनता है, ध्यान रख लीजिएगा। अंग्रेजी का बोलता रहे तो वही अपने हिंदी बीच में घुसी जाती है, तो वह वाला काम होता है। तो कहा जाता है कि उसने मेवाड़ी, कन्नड़, मराठी और संस्कृत 4 भाषाएं सीखी थी। अब नेक्स्ट आके उसने सीखी थी, ये प्रूव करने के लिए उसने नाटक लिखे, और उसने टोटल 4 नाटक लिखे, हर भाषा में एक नाटक लिखा है, ध्यान रख लीजिएगा। मराठी और स्पेशली मेवाड़ी में दोनों में म सेम मिलता है, तो इनके नाटकों में नंदिनी शब्द सेम आएगा, ध्यान रख लीजिएगा। एक तो शब्द है वो ये है, नाम कौन सा भी आपका? नंदिनी व्रती। और एक और शब्द है उसको ये कहा जाता है, कौन सा कहा जाता है? रस नंदिनी, ठीक है। दोनों में नंदिनी शब्द सेम मिलेगा, जहां जहां पर भी एम वाली भाषा है वहां पर। और स्पेशली यहाँ पर अपने वाले में लिखी है वो नंदिनी व्रती लिखी है, यहाँ पर जाके लिखा है वो नाटक रस नंदिनी लिखा है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। कन्नड़ में उसको लिखने के लिए कहा गया, चैलेंज दिया किसी ने कि भाई तू कन्नड़ जानता है, कन्नड़ में लिख के बता। तो कहा जाता है उसने एक नाटक लिखा जिसको कहा जाता है मुरारी संगति। मुरारी किसको कहते हैं? कृष्ण को। तो कृष्ण की संगति में रहोगे तो कृष्ण बनोगे, ऐसा कुछ नाटक लिखा है जिसको आपके कहा जाता है मुरारी संगति, ठीक है। नेक्स्ट में कहा जाता है 3 लैंग्वेज में लिख दिया। ब्राह्मणों ने यहाँ पर चैलेंज किया कि तू अगर संस्कृत जानता है, इतना ही विद्वान है, तो संस्कृत में भी हमको लिख कर बता, ठीक है। कुंभा चुनौती एक्सेप्ट कर लेता था, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि उसने संस्कृत भी सीखी और संस्कृत में नाटक लिखा जिसका नाम है अतुल्य चारुतम। क्या नाम है? ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ये संस्कृत में लिखा गया नाटक है। तो कुंभा के टोटल नाटक कितने हो जाते हैं? 4 नाटक हो जाते हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब नेक्स्ट आगे कुंभा ने नाटक लिख दिए, उनको लोगों ने पढ़ा, सब लोग कहने लगे बहुत अच्छे लिखे, लेकिन उस समय को कुछ राइटर थे वो ना करने लगे थे। कुंभा कोई दमदार राइटर नहीं है, मतलब उसको लिखने वगैरह ज्यादा नहीं आता है, ठीक है। अगर उसको वास्तव में लिखने आता है तो हमारी कुछ किताबें लिखी गई है, उनका वो ट्रांसलेशन सरल भाषा में करके दिखा दे। तो कहा जाता है कि उसने इस चैलेंज को भी एक्सेप्ट किया, और इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए उसने टीकाएं लिखी। क्या लिखी? अच्छा, टीकाएं क्या कहलाती है? टीकाएं कहलाती क्या है? अच्छा, टीका शब्द तो पढ़ा होगा, ठीक है। हाँ, टीकाएं कहलाती क्या है? तो जैसे आपकी किताब होती है, किताब को सरल करने के लिए क्या लिखा जाता है? ये लो, रेफरेंस बुक या पासबुक, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो वही जो पासबुक होती है वो आपकी टीका कहलाती है हिंदी में, ठीक है। इंग्लिश में उसको कहते हैं वो पासबुक कहते हो। क्या कहते हैं? पासबुक, ध्यान रख लीजिएगा। तो कहा जाता है उस समय की 3 बहुत फेमस किताबें थी जो सबसे ज्यादा टफ थी, और उसमें से कहा जाता है एक पहली किताब थी, उसका एक नाम था गीत गोविंद। मैंने कहीं लिखी भी होगी, हाँ ये लिखी, कुंभा की प्रमुख टीकाएं, ध्यान रख लीजिएगा। एक फेमस किताब थी, उसका नाम था गीत गोविंद। फेमस किताब थी, टफ थी। टफ क्यों थी? उसका कारण है कि ये जो गीत गोविंद किताब लिखी गई थी वो बंगाल में लिखी गई थी। पहले बंगाल में इतने मुसलमान नहीं थे, सारे के सारे हिंदू ही थे। वहां का एक राजा था लक्ष्मण सेन, उसका एक दरबारी कवि था जिसका नाम था जयदेव, ध्यान रख लीजिएगा। ये जयदेव तो बहुत ज्यादा आता है। गीत गोविंद की रचना किसने की थी? तो जयदेव ने की थी, ठीक है। जयदेव ने पहली बार महाभारत पढ़ी, और महाभारत पढ़ी तो उसको 2 कैरेक्टर बहुत अच्छे लगे, ठीक है। लगभग ये जयदेव ने प्रेम गीत लिखा है, और जो भी प्रेम गीत लिखेंगे वो ज्यादा ही फेमस हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें शायरियां होती है। भारत का युवा बहुत ज्यादा है, या बहुत ज्यादा क्या, साला भारत में युवा ही पड़ा हुआ है, और अपने भारत के युवा को एक ही आदत है, शायरिया स्टेटस पर लगाना। वो कुछ नहीं सोचता है कि किसकी है, किसकी नहीं है, किसकी है, उसने क्यों लिखी थी, सब भाड़ में जाए, बस मिली स्टेटस पर लगाना, तो फेमस ज्यादा होती है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि एक आदमी है जिसने आपके किताब लिखी है, नाम कौन सा है आपके? गीत गोविंद। महाभारत में कौन से 2 पात्र है जिन पर प्रेम कथा लिखी जा सकती है? अरे महाभारत के ऐसे 2 कौन से पात्र हैं जिन पर प्रेम कथा लिखी जा सकती है आपके? ये लो, अरे एक तो तुम्हारा देवता है, देवता कौन सा? कृष्ण। और जब भी कृष्ण आएगा साथ में कौन आएगा? राधा। रुक्मिणी तो आएगी नहीं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। हमेशा शायरियों में प्रेयसी होती है, पत्नी कभी नहीं हो सकती है। रुक्मिणी है वो पत्नी है, और उसकी प्रेमिका वो कौन है भाई आपके? राधा है। तो ध्यान रख लीजिएगा, उसने एक किताब लिखी है और वो राधा और कृष्ण के प्रेम पर लिखी गई है। इसको कहा जाता है आपके, ये कहा जाता है, नाम क्या है भाई आपके? गीत गोविंद। गीत का मतलब उसमें प्रेम कथा है, और गोविंद मतलब भगवान की प्रेम कथा है, इसीलिए इसका नाम गीत गोविंद दिया गया। बहुत टफ किताब थी, संस्कृत में लिखी गई थी, ठीक है। उसको सबसे पहले सरल बनाने का प्रयास किया वो आपके इधर वाले आदमी ने किया। कौन सा आदमी ने किया?
कुंभा वाले आदमी ने किया, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और उसको सबसे पहले सरल बनाकर एक किताब लिखी, नई किताब, उसको ये किताब कहा जाता है रसिक प्रिया। क्या नाम है? रसिक प्रिया। तो गीत गोविंद नामक किताब पर पासबुक लिखी गई है, अच्छी सरल किताब लिखी गई है, उसको रसिक प्रिया कहते हैं, ठीक है। दूसरा बाणभट्ट का एक ग्रंथ था जिसको कहा जाता है चंडी शतक, उस पर भी इसने कहा जाता है टीका लिखी। और तीसरा कहा जाता है सारंगधर नामक एक विद्वान है, उसकी एक रचना थी जिसको कहा जाता है संगीत रत्नाकर, और इस पर भी इसने टीका लिखी, ध्यान रख लीजिएगा। तो उसके 4 नाटक लिखे गए। फिर कहा जाता है उसने 3 ग्रंथों पर अपनी टीका लिखी है फेमस, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब नेक्स्ट आगे, ये पूरा हो गया और उसको कहा गया और तू क्या जानता है, तो कहा जाता है कि उसने कुछ ग्रंथ लिखे, और ये सारे ग्रंथ आपके स्पेशली मिलेंगे, वो आपके इसी नाम से मिलेंगे। पहला इसका ग्रंथ मिलता है वो आपका ये नाम होगा, स्पेशली नाम कौन सा भी आपके? सुधा प्रबंध। इसको एग्जाम वाला लिखेगा वो ये लिखेगा, और ये जो नाम है वो ये है, नाम कौन सा है? सूड प्रबंध, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। एक और ग्रंथ मिलेगा, उसको ये कहा जाता है आपके, कौन सा ग्रंथ कहा जाता है? संगीत राज, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। एक और ग्रंथ निकलेगा वो आपके स्पेशली ये होगा, और उसको जो कहा जाता है वो ये कहा जाता है, नाम कौन सा भी आपके? कामराज रतिसार, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और संगीत क्रम, आगे जो ग्रंथ है वो आपके ये उसका नाम है ये है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो उसने इतने सारे ग्रंथ लिख दिए, लगभग सारे नाम बड़ा है, ये भी नाम बड़ा, ये भी नाम बड़ा, ये भी नाम बड़ा, ये भी नाम बड़ा, सिर्फ एक ग्रंथ अलग है और उसका ये नाम है, नाम कौन सा भी आपके? कामराज रतिसार, ठीक है। तो सुधा प्रबंध है, संगीत राज है, संगीत मीमांसा है, संगीत ये मीमांसा संगीत क्रम है आपके, स्पेशली कामराज रतिसार है। ऐसा सारे एस नाम वाले ग्रंथ लिखे, वो कुंभा ने ग्रंथ लिखे हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो पहला काम उसने क्या किया था? युद्ध किया था। दूसरा काम दुर्गों और मंदिरों का निर्माण करवाया था। तीसरा काम नाटक लिखे थे अपने दरबार में, एक तो सबको बुलाया था, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। फिर कहा जाता है उनको भी लिखने के लिए कुछ ना कुछ कहा था। उसके दरबार के 3-4 विद्वान बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो मैंने व्यास 2 बताए थे, बाप बेटे, उनका नाम कान्हा व्यास, एक और था सारंग व्यास, ठीक है, कृष्णा व्यास नहीं है ध्यान रख लीजिएगा। 2 तो व्यास ये है। इसके अलावा 2-3 जैन विद्वान थे। 2-3 जैन विद्वानों का नाम, अरे सारे जैन विद्वान कौन से थे? सोम सुंदर, मुनि सुंदर, ठीक है, ये सारे जैन विद्वान थे आपके। भुवन कीर्ति वगैरह, टिल्ला भट्ट वगैरह, तो ये सारे जैन विद्वान उसके दरबार में रहते थे, उनको उसने बुलाया था। फिर उसने नाटक में लिखे थे। नाटक कितने लैंग्वेज में लिखे थे? अच्छा, 4 लैंग्वेज के नाम बताओ। एक तो मराठी, एक कन्नड़, एक मेवाड़ी, एक संस्कृत। जो मराठी और मेवाड़ी में थे वो तो ना नाम वाले थे, ना नाम वाले बताओ। एक तो नंदिनी वृत्ति किसमें था? मेवाड़ी में। चलो दूसरा बताओ। रस नंदिनी, ये किसमें था? मराठी में, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, मारवाड़ी नहीं है वहां पर, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आगे कन्नड़ में कौन सा लिखा था आप ये बताओ? मुरारी संगति, कौन सा था? मुरारी संगति। बच गया संस्कृत में। संस्कृत में कौन सा था? अतुल्य चारुतम, कौन सा था? अतुल्य चारुतम, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे कहा जाता है कि इतना सब कुछ हो गया और उसने जो अगली लिखी थी वो टीकाएं लिखी थी। एक तो गीत गोविंद पर टीका लिखी है, भगवान कृष्ण और राधा की प्रेम कहानी पर, उसको नाम क्या दिया था अपन ने? रसिक प्रिया। एक बाणभट्ट की चंडी शतक नामक ग्रंथ है, और एक और ग्रंथ है जिसको कहा जाता है संगीत रत्नाकर, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो इन पर टीकाएं लिखी है इसने। और इसके बाद कहा जाता है और टाइम बच गया तो कुछ ग्रंथ लिखे हैं, स्पेशली एस नाम वाले सारे ग्रंथ है वो इसी के हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। जैसे ये ग्रंथ लिख दिए, इसके बाद कहा जाता है कि इसने तो फटाफट लिख दिए। ये कामराज रतिसार है, वो 7 भागों में 1 दिन में लिख दिया। 1 दिन में क्या, 1 दिन तो मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, 1 रात में लिख गया। मतलब रात की 9 बजे से बैठा और सुबह में 9 बजे तक एक किताब आप खत्म नहीं कर पाते हो। आप तो कहाँ खत्म कर पाते हो, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। 1 वर्ष हो जाता तो भी एक कोई किताब पढ़नी पड़ती है, जोर आता है। ये 1 रात में बैठा, सिर्फ शाम की 9 बजे से सुबह 9 बजे तक, और एक ग्रंथ लिख दिया। कौन सा ग्रंथ लिख दिया भैया? कामराज रतिसार, ध्यान रख लीजिएगा। और वो भी कितने भागों में लिख दिया? 7 भागों में लिख दिया, ठीक है। 400-500 पेज की किताब है, स्पेशली कहा जाता है। वो लिखनी बहुत बड़ी बात होती है, और वो भी 1 रात में लिखनी बहुत बड़ी बात होती है, तो लिख दी। बाकी भी जैसे जैसे टाइम मिला वैसे 4-5 ग्रंथ ये और लिख दिए, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। वो कान्हा व्यास है, वो कहा जाता है उस समय तक एक ही ग्रंथ लिख रहा था जिसका नाम था एकलिंगनाथ महात्म्य। कौन सा था? एकलिंगनाथ महात्म्य। तो एक तरफ कान्हा व्यास को बैठा है, एक तरफ खुद कुंभा बैठा है। कुंभा ने पहले सुधा प्रबंध लिखी, फिर संगीत राज लिखा, फिर कामराज रतिसार लिखा, फिर संगीत क्रम लिखा, फिर
संगीत मीमांसा लिखा। इतने में वो कहा जाता है अभी तक एक ग्रंथ की लिख पाया है, थोड़ा थोड़ा, ठीक है, पूरा भी नहीं लिख पाया है। और कहा जाता है कि एक लिंगनाथ महात्म्य ही लिख पाया है। इसलिए कुंभा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, और कहा जाता है गुस्सा आ गया तो उसने उसका ग्रंथ ले लिया। कौन सा ग्रंथ ले लिया आपके? एक लिंगनाथ महात्म्य, ठीक है। लगभग उस ग्रंथ को पूरा कर लिया था, लेकिन फर्स्ट पेज था, ठीक है, कि यह ग्रंथ किस किस को समर्पित है। यूं लिखते हैं अपन, हर किताब लाते हैं तो उस पर लिखा होता है, ठीक है, कि यह ग्रंथ किसने लिखा है, राइटर नेम क्या है, किसको समर्पित है, कैसे कैसे लिखा गया है वगैरह, पूरा राइटर के बारे में परिचय होता है। तो ध्यान रख लीजिएगा, वो पूरा लिख ही नहीं पाया था। कहा जाता है कुंभा ने उसको तुरंत मंगाया और कहा कि ला मैं लिखता हूँ। और कहा जाता है एक लिंग महात्म्य की जो फर्स्ट हेडिंग थी या पहला पेज था उसको लिखना प्रारंभ किया, और उसी को आपके एक शब्द कहा जाता है या एक किताब पूरी कहा जाता है। नाम कौन सा भी आपके? राजवर्णन, ठीक है। तो एक लिंगनाथ महात्म्य का पहला भाग है वो राजवर्णन कहलाता है, और उसको भी लिखने का जो श्रेय है वो आपके इसी आदमी को दिया जाता है। कौन सा आदमी को दिया जाता है? कुंभा को दिया जाता है। अब आप ही सोच सकते हो, एक आदमी जो इतना सारा काम कर रहा है, पहले युद्ध भी कर रहा है, नेक्स्ट आगे कहा जाता है कि आपके दुर्ग मंदिर वगैरह भी बना रहा है, नेक्स्ट आगे कहा रहा है 4 भाषाएं सीख रहा है, नेक्स्ट आगे कहा जा रहा है 4 भाषाओं में नाटकों की रचना कर रहा है, नेक्स्ट आगे कहा जा रहा है खुद 5-6 किताबें भी लिख रहा है, ठीक है। सारे दरबारियों को बुलाकर स्पेशली कहा जा रहा है उनसे किताबें भी लिखवा रहा है, ठीक है। और अगर कोई दरबारी ढीला पड़ रहा है तो उसकी किताब भी खुद दे रहा है, और फिर उसका फर्स्ट भाग लिख रहा है, और उसको किस नाम से लिख रहा है भी आपके? राजवर्णन के नाम से लिख रहा है। तो मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर ले रहा है माइंड पर, और जब बहुत ज्यादा कोई व्यक्ति माइंड पर प्रेशर लेता है तो उसके साथ होता क्या? पागल हो जाता है। अपन इसीलिए पढ़ते नहीं है ज्यादा क्योंकि कुंभा को पढ़े होते हैं, माइंड पर इसने ज्यादा प्रेशर लिया, ये समझे होते हैं, ठीक है। और अपन को डर भी लगा होता है। कुंभा लास्ट में क्या हो गया था भी आपके? पागल हो गया था। तो कहा जाता है कि इतना ज्यादा प्रेशर लेगा वो 100% पागल होगा ही सही। तो लास्ट में कहा जाता है कुंभा होता है वो पागल हो जाता है। क्या हो जाता है? पागल हो जाता है। पागल हो जाता है मतलब सबको पीटने लगता है, ठीक है। क्योंकि इसके मन में जो धुनी समाई थी वो यही समाई थी, काम करने की, हमेशा काम करने की, 24 आवर्स काम करने की। तो इसको कोई भी व्यक्ति जो बैठा हुआ होता है, कोई टाइम पास कर रहा होता है, इसको पसंद ही नहीं आता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और ऐसे कोई सोता हुआ तो इसको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है ठीक है। तो ये ऐसा आदमी है जिसको कुछ भी पसंद नहीं आ रहा है, रोज का लोगों को पीट रहा है, और रोज का लोगों को पीट रहा है तो इसलिए सारे लोग हैं वो इसको मिलकर बांध दे रहे हैं। बांधेंगे कहाँ पर? तो जहाँ पर जगह ज्यादा है, ठीक है, धूप वगैरह नहीं लगे इसको ऐसे। तो वहां का एक मंदिर फेमस बना हुआ है जिसको मामादेव मंदिर कहते हैं। कौन सा मंदिर कहते हैं? मामादेव मंदिर कहते हैं, ठीक है। वहां पर कहा जाता है इस पागल कुंभा को, एक्चुअल में सही कुंभा नहीं है, पागल हो चुका, उस कुंभा को बांध दिया जाता है। बांध दिया जाता है तो भी वो जो भी अगर उसको पास में खाना वगैरह देने आता है उसको भी पीटने लग जाता है, कूटने लग जाता है। यहाँ पर तुम टाइम पास कर रहे हो, तुम्हें या तो कोई युद्ध करना चाहिए, या फिर कोई किताबें लिखनी चाहिए, या फिर कहीं दुर्ग वुर्ग बनाने चाहिए, फालतू काम के टाइम पास क्यों कर रहे हो यो करके, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है एक वहां पर उसके पानी पीने के लिए कुंड बना दिया जाता है, और उसको कहा जाता है मामादेव कुंड। कौन सा कुंड कहते हैं? मामादेव कुंड। कोई पास में जाता ही नहीं है। जब भी कुंभा को प्यास लगती है तो वो मामादेव कुंड से पानी पीता है, जब भी उसको कुछ लिखना होता है वहीं पर लिख देता है, और वहीं पर पागल की तरफ पड़ा रहता है। ध्यान रख लीजिएगा। स्वाभाविक से उसकी अनुपस्थिति में जो शासन संभाल रहा है वो उसका बेटा संभाल रहा है, और उसके बड़े बेटे का नाम था उदा। क्या नाम था? उदा, ठीक है। कुंभा कंप्लीटली पागल हो चुका है और शासन संभाल रहा है वो उसका बेटा संभाल रहा है। बेटे का नाम मैंने क्या बताया? उदा। ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में उदा शासन संभाल रहा है, लेकिन प्रॉब्लम एक उस उदा के साथ भी हो रही है। हर रोज जो बैठ रहा है वो साइड पोजीशन पर, सिंहासन पर नहीं बैठने मिल रहा है। सिंहासन पर इसलिए नहीं बैठने मिल रहा है क्योंकि अभी तक उसका राज्य तिलक नहीं हुआ, राज्याभिषेक नहीं हुआ है, और राज्याभिषेक तब तक नहीं हो सकता जब तक कुंभा जीवित है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में इसको राजा की गद्दी पर बैठने नहीं मिल रहा है। संयोग से कहा जाता है एक दिन वो राजा की गद्दी पर बैठ जाता है। पापा तो अब वैसे भी नहीं है, कौन क्यों क्या करेगा यूं करके। तो कहा जाता है उसी समय राज्याभिषेक करने वाले की जिम्मेदारी कौन से ठिकाने की होती है? सलुम्बर। कौन से ठिकाने की होती है? सलुम्बर के लोग जाते हैं और इसको राजगद्दी से उतार देते हैं। ध्यान रख लीजिएगा। अभी तू राजा नहीं है, राजा नहीं है, तेरा राज्याभिषेक भी नहीं हुआ है, और राज्याभिषेक नहीं हुआ है तो तू गद्दी पर बैठ नहीं सकता है। उसको बड़ा अपमान लगता है, ठीक है, और उसको बड़ा अपमान सा लगता है। तो वो सोचने लगता है कि यार मैं राजा कब बनूंगा। एक दिक्कत ये भी है कि कुंभा वहां पर पागल बन के रह रहा है लेकिन आराम से रह रहा है, ठीक है। उसकी एज किसी किसी की एज बहुत ज्यादा ही भगवान ने दी हुई होती है, तो ऐसी कंडीशन में वो मृत्यु को भी प्राप्त नहीं हो रहा है। इधर उधर दिन रात सोच रहा है कि मुझे क्या बनना है, लेकिन सबसे बड़ी राह में रोड़ा क्या? कुंभा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अगर उसको राजा बनना है करना क्या पड़ेगा? कुंभा का मारना पड़ेगा, और कुंभा वो मर नहीं रहा है
ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब वहां पर प्रॉब्लम अटक जाती है उदा के राजा बनने की। उदा राजा बनना चाह रहा है लेकिन तब तक नहीं राजा बन सकता जब तक कुंभा मर नहीं जाता है। ठीक है, तो कहा जाता है एक दिन सुबह सुबह में निपटाने चला जाता है। किसको निपटाने चला जाता है? कुंभा को निपटाने चला जाता है। ठीक है, और मामादेव कुंड के पास ही वो कटार मारकर उसकी हत्या कर देता है। ध्यान रख लीजिएगा, कटार से मारकर जैसे ही हत्या करता है तो उस वहां के चौकीदार द्वारा देख लिया जाता है, और जैसे ही देख लिया जाता है तो बता दिया जाता है राजमहल में, और जैसे ही राजमहल में बता दिया जाता है तो कहा जाता है कि सारे सरदार विरोध करते हैं और उसमें सलूम्बर का सरदार ज्यादा विरोध करते हैं। ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि उदा को भागना पड़ता है। अब उदा जाएगा कहां पर? तो जहां पर मुस्लिम रियासत है वहां पर जाएगा। तो वो वहां से गुजरात भागता है। कहां पर भागता है? गुजरात में भागता है। ठीक है, और गुजरात से एक सेना लाता है और मेवाड़ पर अधिकार करने की कोशिश करता है। अब नेक्स्ट आगे अधिकार होता है कि नहीं होता है वो आगे बढ़ लेते हैं। तो अगले लिख दीजिएगा, लास्ट लिखा क्या?